नमः संस्कृताय बच्चों, मैं राकेश कुमार BSR मैथ्स ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कल हमने संधि के बारे में चर्चा की थी। संधि शुरुआत में पढ़ा थी संधि क्या होती है, कैसे होती है, कितने संधि के भेद होते हैं। आज मैंने आपके लिए बोला था कि आज हम स्वर संधि पढ़ेंगे, यानी कि अच संधि पढ़ेंगे। अच संधि के कितने भेद होते हैं, अच संधि में होता क्या क्या है, क्या बनता है, वो सब आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और आपका जो कल फीडबैक मिला था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। चलो पढ़ते हैं। कौन सी संधि पढ़ेंगे आज? जो स्वर संधि का पहला पार्ट है। कौन सा पार्ट? स्वर संधि का पहला पार्ट, यानी कि यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि कहते हैं, ये हमने कल पढ़ा था। यण संधि में क्या होता है, क्या बनता है, कौन से इसके अच्छे उदाहरण हैं, मैं यहाँ पर आपको यण संधि समझाऊंगा और उसके जैसे उदाहरण आपको यहाँ पर करने के लिए दूंगा। आप उसको घर पे देखना। अगर आपको समझ में ना आए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के देना, हम उसका हल जरूर करेंगे। ठीक है, हम यण संधि कर रहे हैं। यण संधि क्या होता है? यण संधि में देखो, संस्कृत में यण संधि का एक सूत्र आता है, इको यणचि। इको यणचि। अब आप लोग सोचो सर इको यणचि क्या होता है ना? इको यणचि में होता है कि इक के बाद यदि अच आ जाए, क्या आ जाए? अच आ जाए, तो इस इक का यण हो जाता है। इक का क्या हो जाता है? यण हो जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा है सर ये इक और यण है क्या, क्या है ये? तो बता दूं आपके लिए, इतना से याद रख लेना। इक में होता है ई उ री लरी, ई उ री और लरी, ये सारे के सारे इक में होते हैं। ठीक है। और यण में होता है य, व, र और ल, ये सारे के सारे यण में होता है। यानी कि यण संधि किसको कहते हैं कि जिसमें ये आदि बनते हों उसको यण संधि बनते हैं। ये आदि जैसे य, व, र, ल किसके बनेंगे? ई का बनेगा य, उ का बनेगा व, री का बनेगा र और लरी का बनेगा ल। लरी संस्कृत में एक स्वर है, याद रखना। अब देखो, इक के बाद अच आ जाए। अच क्या होता है? अच हमने कल किसको पढ़ा था? अच मीन्स होता है स्वर। अच मीन्स क्या होता है? स्वर। यानी कि ई और उ के बाद कोई स्वर आ जाए। अब कोई स्वर आएगा, उनमें से ई के सामने ई नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि ई आ गया तो वह सेम स्वर हो जाएगा और इसका दीर्घ बन जाएगा। इसलिए यण संधि की सही परिभाषा है कि ई उ री लरी, इनके बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए। क्या आ जाए? कोई भिन्न स्वर आ जाए। भिन्न मतलब होता है डिफरेंट, कोई अलग। भिन्न मतलब होता है डिफरेंट, कोई दूसरा, कोई अलग। ई के बाद में ई नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आए। अब ई मतलब जब ई की बात आए तो ई और ई दोनों होते हैं, उ की बात आए तो उ और उ दोनों होते हैं, री की बात आए तो री और री दोनों होते हैं, लरी की बात आए तो लरी सिर्फ सिंगल है, लरी का कोई दीर्घ रूप नहीं है, लरी लरी ही रहता है। ठीक है। तो ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई का क्या बनेगा? क्या बनेगा? ई और ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई का बनेगा य, उ और उ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो उ का बनेगा व, री और री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो री और री का दोनों में से किसी कोई एक आएगा तो उसका बनेगा र, री का बनेगा ल। इतनी बात समझ में आई? यण संधि में यदि ई उ री लरी यानी कि दोनों ई में से कोई सी हो, दोनों उ में से कोई सा हो, दोनों री में से कोई सा भी हो और लरी में से
या फिर लरी हो और सामने कोई भिन्न स्वर आ जाए, मतलब ई के सामने ई नहीं आनी चाहिए, ऊ के सामने ऊ नहीं आना चाहिए, री के सामने री नहीं आना चाहिए और लरी के सामने लरी नहीं आना चाहिए, तो क्या बन जाएगा, ई का बन जाएगा य, ऊ का बन जाएगा वै, री का बन जाएगा रै, लरी का बन जाएगा लै। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया। हम आगे चलते हैं, कैसे बनेगा ये देखते हैं। देखो मैंने कहा था ई या ई प्लस भिन्न स्वर, ऊ या ऊ प्लस भिन्न स्वर, री या री प्लस भिन्न स्वर, री प्लस भिन्न स्वर। ठीक है, तो इसमें से ई का हमने बनाया है ये, ऊ का हमने बनाया है वै, री का हमने बनाया है रै और लरी का हमने बनाया है ले। याद रखना, ई और ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो सिर्फ ई का यह बनेगा, वो भी अधूरा, भिन्न स्वर वैसा का वैसा रहेगा। मान लो ई के बाद ए आ गया, ई के बाद ए आ गया, तो इस ई का ही यह बनेगा, वो भी हलंत वाला यानी कि बिना स्वर वाला अधूरा यह बनेगा। और सामने जो आएगा वह वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कोई डिफरेंट, कोई चेंजिंग नहीं होगी, सेम वैसे ही होगा। ऊ या ऊ में अगर हम वह बनाएंगे तो वह हलंत वाला बनेगा और भिन्न स्वर वैसा का वैसा रहेगा। री या री में हम भिन्न स्वर जोड़ेंगे तो री और री का रै बन जाएगा, बाकी वैसा का वैसा रहेगा। लरी में भिन्न स्वर जोड़ेंगे तो लरी का लय बन जाएगा, बाकी वैसा का वैसा रहेगा। समझते हैं, देखिए उदाहरण देखते हैं। ठीक है, हम अपनी लोकल उदाहरण देखते हैं। यदि प्लस अपि, आप ज़्यादातर पढ़ते आ रहे हो इसको, यदि प्लस अपि। यदि प्लस अपि का बनता क्या है, देखो यदि के लास्ट में ई आ रहा है, ई बाहर निकालेंगे तो द हलंत वाला यानी अधूरा हो जाएगा, हलंत आ जाएगा और ई को निकाल लिया। बाद में ए आ रहा है, ठीक है। अब इस संधि का रूल लागू हो रहा है कि ई या ई के बाद भिन्न स्वर आ जाए। यहाँ ई के बाद ए आ गया जो भिन्न स्वर है, ई के बाद ए आ गया जो भिन्न स्वर है, तो ई का क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। बना देते हैं, यद प्लस ये प्लस अपि। ठीक है, यद प्लस ये प्लस अपि। बच्चा ध्यान रखना, जो ये प्लस होता है इसको संधि में धन बोलते हैं। ठीक है, हम अपनी सुविधा के लिए प्लस बोलते हैं ताकि बीच में कोई हिंदी शब्द जुड़ने के बाद अजीब सा लगता है। जैसे मैं बोलूँ यदि धन अपि, यद धन ई धन अपि, तो अजीब लगेगा। इसलिए यद प्लस ये प्लस अपि, मैं प्लस बोल रहा हूँ, आप ध्यान रखना इसको धन बोलते हैं, यद धन यह धन अपि। अब देखो यहाँ द हलंत वाला है, यहाँ यह है, तो क्या करेगा, द यह की गोद में जाएगा और जब द और यह मिलते हैं तो एक ऐसी आकृति बनती है, ऐसे। ये ऊपर वाला ये द है और ये यह है, लेकिन हम इसको ऐसे लिखने लग गए जो आप विद्यालय में लिखते हो। ठीक है, तो इसमें द और यह दो जुड़े होते हैं, द प्लस ये, तो यहाँ पर भी सेम वही आकृति आएगी, ये द प्लस अपि। अब ये द भी हलंत वाला होगा क्योंकि यह द भी हलंत वाला और यह भी हलंत वाला, इन दोनों में स्वर नहीं था, तो ये भी क्या होगा, बिना स्वर का होगा, हलंत वाला होगा। तो इसमें ये ए आ जाएगा और ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए ये बन जाएगा यद्यपि। ठीक है,
यदि प्लस अपि क्या बन गया, यद्यपि। और ये यण संधि के ई प्लस ई या ई प्लस भिन्न स्वर का उदाहरण है। यदि प्लस अपि क्या बना, यद्यपि। यद्यपि, इतना समझ में आया। एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए, इसी का एक उदाहरण देखते हैं। करोमि प्लस अहम। देखिए क्या बनता है, हमने कहा था ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई के बाद ए आ गया, इसको अलग अलग करेंगे तो बनेगा करोम प्लस ई प्लस अहम। देखिए ई के बाद भिन्न स्वर आ गया तो ई का क्या बनेगा, ये प्लस अहम। अब देखिए मैं आधा है, यह की गोद में चला जाएगा, क्रोम में प्लस अहम। अब यह भी आधा है तो ए की मात्रा आ जाएगी, क्रोम में हम, क्रोम में हम। ठीक है, समझ में आया। करोमी प्लस अहम, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ गया तो ई का यह बन जाएगा, और जब इसको सबको जोड़ेंगे तो बनेगा क्रोम में अहम। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं इसका वह वाला। गुरु प्लस आज्ञा, यानी गुरु की आज्ञा। अब देखिए रै में लास्ट वाला वर्ण कौन सा है, रै के लास्ट में ऊ आ रहा है। क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। रै के लास्ट में ऊ आ रहा है, बाहर निकालेंगे इसको, यानी कि वर्ण विच्छेद करेंगे तो बनेगा गुर प्लस ऊ प्लस आज्ञा। अब देखिए ये नियम अप्लाई हो रहा है कि ऊ या ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, ऊ के बाद भिन्न स्वर आ गया यानी आ गया तो ऊ का क्या बन जाएगा, वह। गुर प्लस वह प्लस आज्ञा। ठीक है, अब वह अधूरा है और सामने रह अधूरा है, तो ये जो सामने जो रह अधूरा होता है, अपन किसी वर्ण के सामने वाला जो रह अधूरा होता है वो हमेशा सिर पर जाता है, तो ये किसकी कहाँ चला जाएगा, वह के सर पर। गुरव प्लस आज्ञा। अब वह भी अधूरा था, रह भी अधूरा था, तो ये पूरा जो बनने के बाद भी क्या रहेगा, अधूरा रहेगा। इसमें किसकी मात्रा आ जाएगी, आ की। गुरुवाज्ञा, मतलब गुरु के लास्ट में ऊ आ रहा है, बाद में आ गया, तो इस नियम के अनुसार से ऊ का क्या बन गया, वह बन गया। ऊ का वह बना दिया। जब रू में से ऊ निकाला तो रह अलहंत वाला रह गया, आधा रह गया, तो जो रह है ये वह के सर पे चला जाएगा, तो बनेगा गुरुवाज्ञा। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं इसका। एक और उदाहरण देख रहे हैं। वधु प्लस आगमन, वधु प्लस आगमन। वधु में वधु प्लस आगमनम। वधु में ऊ आ रहा है, ऊ को बाहर निकालेंगे, प्लस आ गया। अब ऊ के बाद आ गया तो इस नियम के अनुसार से ऊ का क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा।
वध प्लस आगमन। अब दह भी हलंत वाला है तो दह कहाँ जाएगा, वह की गोद में चला जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और वह हलंत वाला है तो आ की मात्रा आ जाएगी वध्वा गमन। ठीक है। ई और ई का भिन्न स्वर यह बनता है, हमने देख लिया। उ और उ भिन्न स्वर वह बनता है, हमने ये देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है री या री, यानी री या री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो री का क्या बनेगा, रै बनेगा। क्या बनेगा, रै। देखते हैं कैसे। जैसे मातृ यानी माता, माँ प्लस आज्ञा, माता की आज्ञा। अब त्रि में री है, इसको बाहर निकालेंगे, मात प्लस री प्लस आज्ञा। क्या बन जाएगा, री का क्या बन जाएगा, बाद में भिन्न स्वर आ गया तो री के बाद भिन्न स्वर आ गया तो री का रै बन जाएगा। मात प्लस रै प्लस आज्ञा। अब जो त्रय होता है, क्या होता है, त्रय होता है, इसमें तय प्लस रै होता है। जब तय के बाद रै आ जाए, तय हलंत वाला हो तो ऐसी आकृति बनती है। और सेम ये कंडीशन यहाँ लागू हो रही है। तय हलंत वाला है, बाद में रै आ गया तो इसका क्या बन जाएगा, त्रय। और त्रय, तय और रै दोनों हलंत वाले हैं तो दो, ये त्रय भी कैसा बनेगा, हलंत वाला। आ की मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा मात्राज्ञा। ठीक है। मातृ में री को बाहर निकाला, री के बाद आ गया। री या री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो रै बनता है, तो री के बाद आ भिन्न स्वर आ गया, री का रै बना गया। तय के बाद रै आता है तो त्रय बनता है, और दोनों हलंत वाले थे तो आ की मात्रा आ जाएगी, बन गया मा प्लस त्रा प्लस ज्ञा मात्राज्ञा। ठीक है। एक और उदाहरण देखते हैं। पितृ प्लस इच्छा। री के बाद ई आ गया, भिन्न स्वर आ गया तो री का क्या बन जाएगा, रै। पित प्लस री प्लस इच्छा, री का रै बना देंगे। पित प्लस रै प्लस इच्छा। अब वही है, तय और रै, त्रि बनेगा। और त्रि में, त्रय में ई की मात्रा आ जाएगी, पितृच्छा यानी पिताजी की इच्छा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं लरी वाला। यण संधि कहती है कि लरी के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो लरी का लय बन जाता है। कैसे बनता है, देखिए। लरी प्लस अकार। लरी संस्कृत में एक स्वर है और इस स्वर के सामने कोई भिन्न स्वर आ गया तो लरी का लय बन जाएगा, यानी कि लरी का लय बन जाएगा। जब कोई भिन्न स्वर आ जाए तो लरी के बाद भिन्न स्वर आ गया, लरी का लय बन जाएगा। तो लरी का सीधा बना देते हैं, क्या बन गया, लय प्लस आकार, सॉरी अकार। क्या बन गया, जोड़ेंगे तो लकार, क्योंकि लय हलंत वाला है, उसमें ए की मात्रा आ जाएगी, लकार। ठीक है। आया समझ में। एक और देखते हैं। एक और देखते हैं, लरी प्लस आकृति। लरी प्लस आकृति क्या बनेगा, लरी का लय बन जाएगा, आ की मात्रा आ जाएगी, लाकृति। लाकृति, ठीक है, लाकृति। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे दोहराना, इसको देखना। इस वीडियो को बार बार देखना, यण संधि समझ में आ जाएगी, याद रह जाएगी। संधि रटने की नहीं होती, एक संधि को देख लो, उसके बाद इनके उदाहरणों को याद रख लो। इनके जैसे जितने उदाहरण होंगे वो सारे के सारे यण संधि के होंगे। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दीर्घ संधि। कौन सी देखते हैं? दीर्घ संधि। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यण संधि का दूसरा पार्ट दीर्घ संधि। वैसे तो गुण आता है, लेकिन मैं दीर्घ करवा रहा हूँ, इजी है, आपके बिल्कुल पढ़ते ही समझ में आ जाएगी दीर्घ संधि कहती क्या है। दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। दीर्घ मीन्स क्या होता है? बड़ा। तो दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, यानी कि ए या आ के बाद समान स्वर आ जाए। जैसे हमने कहा था ना, यण संधि में ई उ रीलरी के बाद भिन्न स्वर आना चाहिए। क्यों? यदि समान स्वर आ जाता तो ई उ रीलरी का बड़ा हो जाता है, यानी कि जैसे आप बोलते हैं ना छोटी ई बड़ी, तो वो बड़ी ई हो जाती। ए या आ प्लस ए या आ ही आ जाए तो क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। वैसे ही सॉरी आ बनेगा, आ तो बड़ा ही होता है। ई या ई प्लस ई या ई आ जाए तो क्या बनेगा? ई बनेगा। ठीक है। और री, संस्कृत में री भी दो प्रकार की होती है, एक ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ। तो संस्कृत में री या री के बाद री या री आ जाए तो क्या बनेगा? वैसे ही लरी का दीर्घ होता ही नहीं है। ठीक है। अब देखिए, ए या आ के बाद ए या आ गया तो क्या बनेगा? आ ही बनेगा। ई या ई के बाद ई या ई आ गया तो क्या बनेगा? ई ही बनेगा। री या री के बाद री या री आ गया तो क्या बनेगा? री ही बनेगा। वैसे ही ऊ या ऊ के बाद, किसके बाद? ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आ जाए तो क्या बनेगा? तो दीर्घ ही बनेगा, ऊ ही बनेगा। देखिए, हमने कहा ए या आ के बाद ए या आ जाए तो क्या बनेगा? आ बनेगा। ई या ई के बाद ई या ई आ जाए तो क्या बनेगा? ई बनेगा। री या री के बाद री या री आ जाए तो बनेगा? री बनेगा। ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आ जाए तो ऊ बनेगा। यानी ए के बाद चाहे ए आओ चाहे आ आओ, बनेगा क्या? आ के बाद ए आओ चाहे आ आओ, क्या बनेगा? आ। ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब कल हम इसके उदाहरण करेंगे, इसको समझेंगे कैसे बनता है, कौन से उदाहरण हैं। जो अच्छे उदाहरण होंगे वो आपको बताए जाएंगे। ठीक है। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, जय हिंद।